ये एक हाफ एन आवर के अप्रॉक्सीमेट का वीडियो बनना चाहिए जिसमें हम लोग पीजीबीपी का पूरा रिकैप करेंगे। थोड़ा सा धीरे हो गया तो ये वीडियो 1 घंटे का चला जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो गया तो ये आधे घंटे में आ जाएगा। एवरेज रहा तो 45 मिनट्स। इस वीडियो को यदि आप साथ साथ सुन रहे हो तो आपको कांस्टेंट मरमरिंग करते रहना चाहिए, और यदि आपको पीजीबीपी कुछ भी नहीं आता तो फिर ठीक है, आप पहले 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए, उसके बाद फिर आप इसको मरमरिंग साथ साथ करिए। ये वीडियो हम लोग 2 फेज़ में बना रहे हैं। एक फेज़ में हम लोग इसको कंप्यूटेशनल नोट्स में बोलेंगे और दूसरे फेज़ में हम लोग इसको सेक्शंस वाइज बोलेंगे। अपने क्लास में भी ऐसे ही किए थे, पहले अपने कंप्यूटेशनल नोट्स में सारी समरी ले लिए थे और उसके बाद हमने सारे सेक्शंस वाइज भी टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पीजीबीपी टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्शन 213 से। सेक्शन 213 में बताया हुआ है व्हाट इज बिजनेस, तो वहाँ पे बोला हुआ है बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर or any adventure in nature of trade, commerce or manufacture, whether a particular adventure is business or not. It shall be decided in the light of 4: amount involved, effort involved, time involved, motive. What is profession? That is defined in section 2 subsection 36. As per section 236, profession includes vocation, यानी स्किल वाले भी प्रोफेशनल माने जाएंगे। Thereafter we did section 28. Section 28 में ये बताया हुआ है which income are taxable under the head PGBP। तो भैया ये सारी इनकम PGBP हेड में आएगी। ये 10-11 से पॉइंट है। पहला, एनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दूसरा, एनी कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एजेंसी। तीसरा, एनी परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, वट एवर यू से, from partnership firm, any compensation against scheme and insurance policy, any compensation for not to do certain business activity, not to share know-how, any speculative income, any income of trade association or professional association by rendering specific services to its member, export incentive like duty drawback, sale of import license, cash subsidy, etc., and sale of asset specified under section 35 AD, conversion of stock into capital asset. All these will be treated as PGBP income. ये 3-4 चीजें PGBP इनकम नहीं मानी जाएगी। ये 3-4 इनकम PGBP इनकम नहीं मानी जाएगी। नंबर 1, डिविडेंड इनकम कभी भी PGBP इनकम नहीं मानी जाएगी। यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी का लेटिंग आउट का बिजनेस है तब भी ये इनकम नॉर्मली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आती है, अनलेस एंड अनटिल आपका हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का ही मेन बिजनेस हो। तीसरा, एग्रीकल्चरल इनकम लाइक नॉन एसेसिबल बिजनेस, लाइक एग्रीकल्चरल बिजनेस है तो बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस इनकम में नहीं आता तो जो एग्जाम्प्टेड है। वैसे यदि कोई कैजुअल इनकम का बिजनेस शुरू कर दे, मतलब मेरा तो काम ही है सुबह से शाम हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करना, मेरा फुल टाइम धंधा है। मेरा फुल टाइम धंधा है टीम 11 बनाना, मेरा फुल टाइम धंधा है लॉटरी खरीदना। तो यदि आप कैजुअल एक्टिविटीज को अपना फुल टाइम धंधा बना लेंगे, मेरा तो फुल टाइम काम ही है केबीसी लगाना, जिस दिन उड़ी आएगा उस दिन मैं 5 साल का कमाई एक बार में कर लूँगा। तो भैया लॉ बोलता है ये सब पीजीबीपी इनकम नहीं मानी जाएगी, ये सब अदर सोर्सेज में आएगा। उसके बाद हमने कंप्यूटेशनल नोट्स किया। कंप्यूटेशनल नोट्स में हमने कई सारी छोटी छोटी बातें की, जैसे नंबर 1, एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड लाइक डोनेशन एक्सेट्रा। नंबर 2, एनी एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर आर नॉट अलाउड लाइक प्रोविजंस। एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एक्सेप्ट साइंटिफिक रिसर्च वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अलाउड होते हैं। एनी इलीगल एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर इन वायोलेशन ऑफ लॉ नॉट अलाउड। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा कि इलीगल इनकम टैक्सेबल है परंतु इलीगल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड है। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड बट पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड। उसके बाद हमने सेक्शन वाइज थोड़ा बहुत पढ़ा थी। इनकम टैक्स डिसअलाउड सेक्शन 40A में दिया हुआ है। एनी पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट TDS 30% डिसअलाउड 40A में दिया हुआ है। वेल्थ टैक्स डिसअलाउड 40A में दिया हुआ है। एनी पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट TDS 100% डिसअलाउड सेक्शन 40A में दिया हुआ है। एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन, तो जितना एक्सेस पार्ट है वो डिसअलाउड 40A2 में दिया हुआ है। Cash payment in excess of rupees 10,000 otherwise than account pay check, account pay draft और electronic clearing system disallowed 40A3 में दिया हुआ है।
Contribution for scientific research, social research, statistical research allowed. Contribution for rural development allowed. Contribution for social upliftment disallowed. Corporate social responsibility के ऊपर जो भी खर्च किया गया है that is disallowed. Advertisement with political party disallowed. Section 37 2B में दिया हुआ है. Current repair allowed. Capital repair disallowed. Rent to proprietor disallowed. Rent to partner allowed. Preliminary expenditure is allowed in 5 equal installment, but maximum preliminary expenditure can be 5% of cost of project, section 35D. Voluntary retirement compensation is allowed in 5 equal installment on cash basis, section 35DDA. Amalgamation demerger में जो भी खर्चा हुआ, section 35DD allowed in 5 equal installments. टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर, टेलीकॉम लाइसेंस में आपने भी कोई पेमेंट किया है तो जितना भी आपने पे किया है दैट इज अलाउड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लाइसेंस ऑन कैश बेसिस. 35A अचानक बेल बजी. इसके बाद हमने छोटे छोटे और 2-4 आइटम कर लिए, लाइक फेस्टिवल एक्सपेंडिचर टू द रीजनेबल एक्सटेंट अलाउड. टेम्पल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इनसाइड फैक्ट्री इज अलाउड. Any loss on fire, loss on cash embezzlement, loss due to dacoity, loss due to earthquake, all these abnormal losses are allowed. Normal loss तो accounts में आता ही नहीं है, इसलिए normal loss तो ऐसे भी allowed है, वैसे भी accounts में नहीं आता. Opening stock undervalued will be a less item. Closing stock undervalued will be an add item. Opening stock overvalued will be an add item. Closing stock overvalued will be a less item. ये सब हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत किया और तो याद किया, बस ठीक ठाक यही सब किया. ये कंप्यूटेशनल नोट्स होने के बाद फिर हम लोग ने बहुत सारे सम्स बनाए, वो सारे सम्स आपके रिकॉर्ड में हैं. फिर हम लोग सेक्शंस वाइज थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ना शुरू किए. तो ये रिकैप हम लोग सेक्शंस वाइज अब थ्योरी का शुरू कर रहे हैं. सेक्शन 28 पहले रिवाइंड कर चुका हूँ. सेक्शन 29 कुछ नहीं है, काम का नहीं है, छोड़ दो. सेक्शन 30 में दिया हुआ है रेंट, रिपेयर, insurance, taxes to building is allowed provided building is used for business purpose. If the building is partly used for business, partly used for non-business purpose, then proportionate deductions shall be allowed. Current repair allowed, capital repair not allowed, rent to proprietor disallowed, rent to partner allowed. ये सब section 30 हटाओ. Section 31 repair and insurance of plant, machinery, furniture is allowed provided plant, machinery, furniture are used for business, and if it is partly used for business, partly not used for business, then proportionate deductions shall be allowed. Current repair is allowed, capital repair is not allowed. उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 32 में. सेक्शन 32 डील्स विद डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में 2 तरीके के एसेट्स पे अलाउड होता है, लाइक टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट में 4 ब्लॉक है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर. आपका अभी भी एक क्वेश्चन बाकी है कि प्लांट और मशीनरी में क्या अंतर है, ना पूछ दो ना बता दो. वाह. उसके बाद फिर हम लोग किए कि इनटेंजिबल एसेट में तो कई तरह की एसेट्स हो सकती है, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, नो हाउ. Claiming depreciation is subject to 2 conditions. Number 1, assessee must be the owner of asset. He may be the hire purchaser, he may be the beneficial owner. Asset must be used for business purpose. The use may be active use or passive use. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट टू एसेट वेरी करती है. जो एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक बार हल्का फुल्का बता दिया. रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5%, कमर्शियल बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 10%, प्लांट 15%, जनरली मशीनरी 15%, कंप्यूटर पे 40%, किताबों पे 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में 40%, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस पे 40%, कंप्यूटर के जो भी एसेसरीज है उस पर भी अब नियम आ गया 40%, कार पे 15%, एसी वेसी 15%. तो भैया ये जनरल रेट है. उसके बाद बहुत सारे रीजन के कारण रेट वेरी कर जाती है, परंतु आपको इतना ही रेट याद रखना है. उसके बाद हमने किया कि डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट ऑन WDV बेसिस. तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ब्लॉक ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करिए. ब्लॉक ऑफ एसेट में फॉल करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. नंबर 1, नेचर ऑफ एसेट मस्ट बी सेम. नंबर 2, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट बी सेम. कुछ एक पावर सेक्टर अंडरटेकिंग को चॉइस दिया हुआ है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज ले. यदि वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑप्ट करते हैं तो फिर डेप्रिसिएशन ब्लॉक पे चार्ज नहीं होता, डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल एसेट पे चार्ज होता है. उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मेट बनाया ब्लॉक वाइज. ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर,
ऐड कर दीजिए और मनी पेबल ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट लेस कर दीजिए। जो बची हुई वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, टाइम का कोई खास इफेक्ट नहीं है। डेट ऑफ सेल तो इररेलेवेंट है, डेट ऑफ परचेज का सिग्निफिकेंस ये है, यदि इफ द एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज देन हाफ ईयर डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड, लेस देन 180 डेज। उसके बाद हमने इस टॉपिक पे बहुत सारे सम्स बनाए। दो बातें हमें और पता है कि डेप्रिसिएशन कभी चार्ज नहीं होगा यदि आपकी ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और उस नेगेटिव वैल्यू को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और यदि ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ब्लॉक में कोई एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, और उस पॉजिटिव वैल्यू को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे। नॉर्मली कैपिटल एसेट पे डेप्रिसिएबल एसेट पे कैपिटल गेन निकालने का यही तरीका है। ये हम लोग इसी चैप्टर में सीखते हैं, कैपिटल गेन चैप्टर में नहीं सीखते। फिर हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा कि एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग हो, यानी आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में इंस्टॉल किया है, तो जितना भी आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में इस साल इंस्टॉल किया है तो इस साल सिर्फ उसके ऊपर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। बट इफ द एसेट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज तो फिर 20% जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो इस साल मिलेगा 10% और अगले साल मिलेगा 10%। इस साल मिलेगा 10% और अगले साल मिलेगा 10%। एडिशनल डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल्स पे नहीं मिलता। एडिशनल डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पे नहीं मिलता जो इसी साल खरीदे और इसी साल बेच दिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा इवन आपकी ब्लॉक की वैल्यू निगेटिव हो जाए। एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण कैपिटल गेन में कोई फर्क नहीं आता। ऑब्वियसली सेकेंड हैंड एसेट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, इंटेंजिबल एसेट्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। इन सब के बाद हमने किया कि यदि आपकी कोई फैक्ट्री वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बैकवर्ड रीजन में सिचुएटेड है तो वहाँ पे आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% की जगह 35% और लेस देन 180 डेज यूज हुआ तो 17.5% इस साल और 17.5% अगले साल अलाउड होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन के बाद हमने किया 32 में ये था। 33 में बोल के हमारे काम का कोई सेक्शंस नहीं था, वी हैव नॉट रिवाइज। 34 में हमारे काम का कोई सेक्शंस नहीं था, वी हैव नॉट रिवाइज। 35 में हम लोग आ जाए साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च बोलो, सोशल रिसर्च बोलो, स्टैटिस्टिकल रिसर्च बोलो, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एच हाउस, इन हाउस। एच हाउस में हमने किया कि कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट 100% अलाउड। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च मतलब आपके अपने लैब है उसमें आप रिसर्च करते हो तो दैट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस। उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रायर टू कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट। आफ्टर कमेंसमेंट के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड होंगे एक्सक्लूडिंग लैंड। सारे कैपिटल, सारे रेवेन्यू अलाउड होंगे एक्सक्लूडिंग लैंड। और प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 3 साल के अंदर, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 3 साल के अंदर आपने जितने भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए वो सारे के सारे अलाउड होंगे इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड इंक्लूड नहीं होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मटेरियल और सैलरी, सिर्फ ये दो इंक्लूड होंगे, मटेरियल एंड सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट। उसके बाद हमने किया 35AC सोशल अपलिफ्टमेंट, जो कि अब सेक्शन हट गया है इसलिए सोशल अपलिफ्टमेंट के खर्चे का डिडक्शंस अब नहीं मिलता। फिर हमने किया 35ABB टेलीकॉम लाइसेंस। तो एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, यदि आपने टेलीकॉम लाइसेंस लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लाइसेंस पे जितना आपका खर्चा हुआ दैट विल बी अलाउड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लाइसेंस ऑन कैश बेसिस। जब आपने पे किया वहां से डिडक्शंस मिलेगा। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा, यदि आपका बिजनेस बाद में शुरू हुआ, लाइसेंस आपने पहले ले लिया, लाइसेंस हमने पहले ले लिया, बिजनेस बाद में शुरू हुआ, तो जब से बिजनेस शुरू हुआ तब से डिडक्शंस मिलेगा ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लाइसेंस। 35ABB के बाद हमने किया 35CCC चाय चने छोले। उसमें हमने किया कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे कोई भी एसएससी, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या डोनेशन दे, सब 100% अलाउड होगा, 100% एक्सक्लूडिंग लैंड।
उसके बाद हमने किया 35 CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे सिर्फ कोई कंपनी एप्लीकेबल टू कंपनी यदि स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे कोई खर्च करे रेवेन्यू या कैपिटल तो सारे खर्चे 100% अलाउड होंगे एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। फिर हमने किया 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इज एप्लीकेबल टू कंपनी में इंडियन कंपनी एंड अदर देन कंपनी में रेसिडेंट इन इंडिया। तो जितना भी आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर पे खर्च किया दैट शैल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड द मैक्सिमम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कैन बी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। In case of company, maximum preliminary expenditure can be 5% of cost of project or 5% of capital employed, whichever is higher. Cost of project में land, building, plant, machinery, furniture, fixture, railway sliding till the end of the year in which business commences सब आएंगे and capital employed में share capital and long term borrowings आएगा till the end of the year in which business commences। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शंस लिए आपको पहले साल CA ऑडिट रिपोर्ट अटैच करनी पड़ेगी और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता क्या ये भी सुन लो जाते जाते। तो भैया ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ MOA, AOA, ड्राफ्टिंग ऑफ एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड मार्केट सर्वे और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंडिचर, ये 9 तरह के प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करने के बाद यदि कंपनी का अमालगमेशन हो जाए और कुछ इंस्टॉलमेंट्स अनक्लेम्ड रह जाए तो जो इंस्टॉलमेंट्स अनक्लेम्ड हो जाए वो न्यू कंपनी को मिलेगा फ्रॉम द ईयर ऑफ अमालगमेशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन के कंटेक्स्ट में जब इसी बात को लाते हैं तो डेप्रिसिएशन यदि किसी अमालगमेशन के केस में या डीमर्जर के केस में या सक्सेशन के केस में डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बोथ ओल्ड कंपनी एंड न्यू कंपनी in the ratio of number of days asset is used by them। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर या VRC इन सब में जितना अनक्लेम्ड इंस्टॉलमेंट सब वो न्यू कंपनी को मिलेगा फ्रॉम द ईयर ऑफ अमालगमेशन। चलो ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के बीच में बात छोड़ के वापस डेप्रिसिएशन टॉपिक में जाता हूँ। बात छिड़ गई तो डेप्रिसिएशन में कॉस्ट ऑफ एसेट निकालते समय कोई भी इंस्टॉलेशन खर्चा, कैरेज इनवर्ड या कोई भी बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट जो भी खर्चा हुआ सब कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगा। कोई भी सब्सिडी मिल रही है वो कॉस्ट ऑफ एसेट से सब्ट्रैक्ट होगी। यदि कोई टैक्सेस लगा है और उस टैक्स की आपको क्रेडिट नहीं मिली है, ITC नहीं मिली है, तो वो भी कॉस्ट में ऐड होगा। कोई गिफ्टेड एसेट है तो कॉस्ट ऑफ द करेंट ओनर शैल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, नोशनल रिटर्न ऑन मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर। Or if the personal building is brought to business use, then the cost of assets shall be the notional written down value of the building if the same would have been used for current purposes from very beginning. और यदि कोई और asset brought to business use, then the cost of assets shall be its original cost। हाँ, okay। फिर depreciation में हमने cost of asset किया, ठीक है, बस यही सब किया depreciation। वापस टॉपिक में आ जाते हैं 35DD अमालगमेशन या डीमर्जर पे जो भी खर्च इंडियन कंपनी ने किया दैट विल बी अलाउड ड्यूरिंग 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 35DDA VRC वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन किसी ने भी जितना भी पे किया दैट विल बी अलाउड ड्यूरिंग 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 35 के बाद हम लोग आ जाए 36 सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड एक्सपेंडिचर, चाहे वो इंश्योरेंस स्टॉक का हो या हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज का हो, सब अलाउड है। 36(1)(2) बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय इज अलाउड सब्जेक्ट टू 43B। 36(1)(3) इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड प्रोवाइडेड द लोन इज यूज फॉर बिजनेस पर्पजेज। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन GST इज अलाउड। Interest on loan taken to give interest-free loan to directors allowed. Interest on loan taken to give interest-free loan to employees allowed. Interest on loan taken to purchase an asset, ये बड़ा खास इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज एन एसेट, तो जब तक एसेट इंस्टॉल नहीं हो जाती वहां तक का इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा और एक बार एसेट इंस्टॉल हो गई उसके बाद का इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के अलाउड होता रहेगा। उसके बाद 36(1)(4) एम्प्लॉयर्स 36(1)(4)(5) एक साथ ही समझ लो। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, एनी अप्रूव्ड एम्प्लॉय वेलफेयर फंड इज अलाउड।
36(1)(5) पे ये बड़ा खास है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, इन सब में क्या होगा, तो लॉ ये है कि जिस दिन उसकी सैलरी से वो फंड एम्प्लॉयर ने काटा उस दिन वो एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी, और जिस दिन उसे टाइमली जमा किया उस दिन वो उसका खर्चा अलाउड हो जाएगा। ठीक है। 36(1)(6) एनिमल्स रिटर्न ऑफ, तो एनिमल्स जो आपने परचेज किया है एंड पुट टू बिजनेस यूज, तो जितना भी उसका कॉस्ट है दैट विल बी अलाउड इन द ईयर व्हेन एनिमल बिकेम यूजलेस एंड सोल्ड और डिस्कार्डेड। तो जितना आपको लॉस हुआ उस समय दैट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। मतलब जिस ईयर में एनिमल खरीदा उस ईयर में नो डिडक्शंस, जिस ईयर में आपने उसे बेचा बिकॉज इट बिकेम यूजलेस, then the loss will be allowed as business expenditure. 36(1)(7) bad debt. Bad debt is allowed subject to 5 conditions. Number 1, it must be related to business, it must be revenue in nature, it must be prior treated as income, business must be continued, and it must be written off from the books of account. It must be written off from the books of account. 36(1)(7). 36(1)(9) family planning expenditure. Family planning expenditure is allowed only to company form of SSE. If they incur any family planning expenditure awareness among family planning awareness expenditure among its employees, then it will be allowed. उस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फुल्ली अलाउड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 36(1)(13) में और 14 में हमने किया कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बिजनेस से रिलेटेड हो तो अलाउड, कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बिजनेस से रिलेटेड हो तो अलाउड। 36(1) ओवर। फिर आ गया 37(1). 37(1) में हमने किया जनरल डिडक्शन कि कोई भी खर्चा यदि बिजनेस से रिलेटेड है, रेवेन्यू इन नेचर है, इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, नॉट इन वायलेशन ऑफ लॉ है, फिक्टिशियस नहीं है, रियल है, आपने एक्चुअली इनकर किया है, तो दैट शैल बी अलाउड। इसी में सारे के सारे खर्चे अलाउड हो जाते हैं, जैसे सैलरी है, परचेजेस है, कैरेज है, एडवर्टीजमेंट है, जो पोस्टेज, टेलीग्राम, मोबाइल टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे 37(1) में अलाउड होते हैं बिकॉज ये जनरल सैंक्शन है। 37(2) भी एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी डिसअलाउड। 38 में बोला हुआ है कि कोई भी खर्च पार्टली बिजनेस एंड पार्टली नॉन बिजनेस में यूज हो रहा है तो उसका प्रोपोर्शनल डिडक्शंस मिलेगा। 39 आपके काम का सेक्शंस नहीं है। 40A में आ गया। 40A में बोला हुआ है इनकम टैक्स इज अलाउड, वेल्थ टैक्स इज अलाउड, पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट TDS इज 30% अलाउड यदि आपने उसका TDS रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं किया। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में जमा किया तो कोई बात नहीं, इस साल 30% अलाउड, फिर जिस ईयर में आपने उसको जमा किया उस ईयर वो 30% अलाउड हो जाएगा। और वैसे ही एनी पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट TDS लाइक टेक्निकल फीस का पेमेंट, रॉयल्टी का पेमेंट, प्रोफेशनल फीस का पेमेंट, तो सिंस आपने उसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक जमा नहीं किया है तो इस साल वो डिसअलाउड, फिर कोई बात नहीं, यदि रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद आपने कभी भी जमा किया तो जिस ईयर आपने जमा किया उस ईयर वो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर उस ईयर में अलाउड हो जाएगा। ये था 40A। फिर आ गया 40A(2) में एक्सेस पेमेंट टू, अच्छा उसके बाद पहले 40B में आ गया। 40B में हमने किया इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर। इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर इज अलाउड सब्जेक्ट टू 40B देखना पड़ेगा। 40B में दिया हुआ है इंटरेस्ट टू पार्टनर इज अलाउड इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। तो इंटरेस्ट टू पार्टनर अलाउड होगा बीइंग मिनिमम ऑफ 3 एक्चुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड एंड मैक्सिमम 12%। इन तीनों में से जो लोअर है उतना इंटरेस्ट अलाउड होगा। और रेम्युनरेशन टू पार्टनर इज अलाउड सब्जेक्ट टू 2 कंडीशन। कंडीशन 1, नंबर 1 कि इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड एंड नंबर 2 पार्टनर मस्ट बी वर्किंग पार्टनर। मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन इज डिपेंडिंग अपॉन योर बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख पे 90% और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60%, 60%। बुक प्रॉफिट क्या होती है, तो PGBP एज पर IT एक्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग रेम्युनरेशन इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट। हटा। 40A(2) में आ गए एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन इज डिसअलाउड, सिर्फ एक्सेस पार्ट डिसअलाउड होगा। 40A(3) हमने किया कि एनी पेमेंट वेदर कैश वेदर रेवेन्यू और कैपिटल, एनी पेमेंट अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, वापस बोलो, एनी पेमेंट अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम in excess of ₹10,000 is fully disallowed। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो फुल्ली डिसअलाउड और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उस पर डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कैश में दे दिया।
अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट एंड ईसीएस 3 ही अलाउड है। आपने क्रॉस चेक या बियरर चेक से दिया तब भी डिज अलाउड है। और ट्रांसपोर्टर के केस में ये 10,000 की लिमिट 35,000 पे शिफ्ट हो गई। और यदि आपने लास्ट ईयर का कोई एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग था, लेकिन लास्ट ईयर आपने डिडक्शन ले लिया और इस साल आपने उसका कैश में पेमेंट कर दिया, तो भैया वो इस साल की इनकम मान ली जाएगी। एक दिन में एक पार्टी को एक बिल के लिए, एक दिन में एक पार्टी को एक बिल के लिए 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इससे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन से बोला हुआ है कि यदि आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो कैश में तो अलाउड, आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैश में पेमेंट करते हो अलाउड, आप किसी ऐसे दिन पेमेंट करते हो व्हेन द बैंकिंग सिस्टम इज क्लोज तो अलाउड, आप किसी ऐसे विलेजर को पेमेंट करते हो जिसने आप बेचारे के यहाँ बैंक ही नहीं है तो अलाउड, आप अपने किसी एजेंट को एक बड़ा पेमेंट कर रहे हो, एजेंट आपके बिहाफ में छोटे छोटे पेमेंट कर रहा है तो अलाउड, आप किसी ऐसे एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो जो कि 15 दिन के लिए बाहर शिफ्ट हो जाए, उस एरिया में उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो अलाउड। ये सब चिल्लड़ और बकवास पॉइंट है, कोई काम की भी नहीं है। आप कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट कर रहे हो विदाउट एड ऑफ पावर, आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस लिए पेमेंट कर रहे हो, आप एग्रो प्रोड्यूस लिए पेमेंट करो, हटाओ। फिर आ जाए 40A3 के बाद हमने किया 41 डील्स विद डीम्ड इनकम। इसमें 4 सबसेक्शंस है। 41(1) कोई भी एक्सपेंडिचर जो प्रीवियसली अलाउड हो गया था, अब यदि वो रिकवर हो जाता है तो जितना पहले पहले जितना अलाउ हुआ था, जितना अब रिकवर हुआ दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। सपोज पहले अलाउ हुआ था 10,000, अभी रिकवर हुआ 6,000 तो 6,000 टैक्सेबल। पहले अलाउड हुआ था 10,000, अभी रिकवर हुआ 12,000 तो भैया 10,000 टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में जीएसटी रिफंड टैक्सेबल है और इनकम टैक्स रिफंड नॉन टैक्सेबल है। रिगार्डिंग लोन वेवर हो जाए तो क्या करें, तो यदि वो लोन पहले लोन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए इनकर हुआ था तो उसका वेवर विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, और लोन यदि कैपिटल पर्पज में इनकर हुआ था तो उसका वेवर इज नॉन टैक्सेबल इनकम। 41(2) टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज, पावर सेक्टर अंडरटेकिंग यदि स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन क्लेम करती है तो उनका नियम थोड़ा अलग हो जाता है। उन्हें ब्लॉक ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, वो एक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ऐसे में यदि एक एसेट को बेचा तो इमीडिएटली लॉस या प्रॉफिट होगा। लॉस को बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट को बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज। लेकिन बैलेंसिंग चार्ज कैन नॉट एक्सीड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यदि बैलेंसिंग चार्ज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एक्सीड कर रहा है तो एसेट्स पार्ट को बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 41(3) सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। यदि आपने साइंटिफिक रिसर्च एसेट को बेचा तो पूछेंगे भैया साइंटिफिक रिसर्च में तो यूज किया, उसके बाद क्या किया। यदि उसके बाद कुछ नहीं किया, सीधा बेच दिया, तो 2 हेड में इफेक्ट आएगा, पीजीबीपी हेड एंड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एज यूजुअल और पीजीबीपी में मिनिमम ऑफ 2 विल बी ट्रीटेड एज पीजीबीपी इनकम। नंबर 1 पीजीबीपी एक्चुअल सेल प्रोसीड और अर्लियर डिडक्शंस अलाउड। और यदि आपने उस साइंटिफिक रिसर्च एसेट को रिसर्च में यूज करने के बाद थोड़ा बहुत बिजनेस में भी यूज कर लिया, तो जैसे ही आपने उसे अदर बिजनेस में यूज किया उसी दिन वो आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा एट निल वैल्यू। निल वैल्यू में ऐड करने का तात्पर्य यह हुआ कि दैट विल बी नाउ पार्ट एंड पार्शल ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। अब यदि उस एसेट को आप बेचेंगे तो उसका अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस उसका सेल कंसिडरेशन ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस हो जाएगा, जैसे किसी भी एसेट का सेल करने पे होता है। 41 फॉर बैड डेट रिकवरी। बैड डेट रिकवरी शैल बी ट्रीटेड एज पीजीबीपी इनकम टू द एक्सटेंट अर्लियर डिडक्शंस अलाउड। इसमें जादुई सम मैंने आपको कराया था, वो जादुई सम आप देख के जाना। 41 के बाद हम लोग आ जाए 42, वहाँ पे कोई काम का नहीं है। 43 में हमने किया सीए, 43 सीए। चलो पहले 43B कर लेते हैं। 43B में हमने किया कि वैसे तो पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस और ड्यू बेसिस, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस डिपेंडिंग अपॉन मेथड ऑफ अकाउंटेंसी रेगुलरली फॉलोड। लेकिन पीजीबीपी इनकम के 7 ऐसे एक्सपेंडिचर है कि ये 7 एक्सपेंडिचर तभी अलाउड होंगे इफ द पेमेंट हैज बीन मेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यदि आपने पेमेंट कर दिया तो इस साल अलाउड, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद में पेमेंट किया तो फिर जिस ईयर पे किया उस ईयर अलाउड। ये 7 एक्सपेंडिचर है। नंबर 1 टैक्सेस टू गवर्नमेंट, नंबर 2 पेमेंट फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, इंटरेस्ट टू बैंक, फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट टू कोऑपरेटिव बैंक, इंटरेस्ट टू एनबीएफसी, bonus and commission to employee, employer contribution to provident fund, gratuity fund, etc. employer contribution, employer leave encashment to employee। हो गया, अकाउंटिंग में मिस्टेक था लेकिन साथ में स्टाफ पॉइंट बोला।
उसके बाद हमने किया 43B के बाद 43CA। उसमें हमने दिया कि यदि आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का बिजनेस है और आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा, then the sale consideration shall be actual or stamp duty value whichever is higher. लेकिन आपकी actual sale consideration is within 10% of the, यदि आपकी stamp duty value is within 110% of the actual sale consideration, यदि आपकी stamp duty value is within 110% of the actual sale consideration, then stamp duty value shall be ignored. ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सा दिन की लेते हैं भैया? तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं जिस दिन आपका एग्रीमेंट टू सेल हुआ उस दिन की, प्रोवाइडेड आपने उस दिन थोड़ा भी पेमेंट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ECS से किया। फिर हमने किया 43B के बाद 43CA के बाद 43 में 2-3 छोटे छोटे सेक्शंस दिए, तो मैटमोस को इग्नोर करो। फिर आगे 44AA। 44AA में हमने किया मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, इसलिए हमने SSC को 2 पार्ट में डिवाइड किया, दोज हु आर डूइंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड दोज हु आर डूइंग बिजनेस एंड अदर प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशंस में आते हैं अकाउंटेंट, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आर्किटेक्चर, लॉयर, कंसल्टेंसी सर्विसेज, मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज, स्पोर्ट्स, मेडिकल इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई प्रोफेशन एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी। ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन यदि आप करते हो पिछले 3 साल में, तीनों साल यदि आपकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज़्यादा है, देन यू नीड टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर रूल्स इटसेल्फ। और यदि पिछले 3 साल में कोई भी 1 साल ऐसा हो जाए जिसमें आपकी ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख के नीचे आ गई, तो फिर यू नीड टू मेंटेन अकाउंट्स टू इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम। 6F में ऐसा कुछ खास नहीं बोला हुआ है, वही डेबुट्स और मेंटेन करनी है, लेकिन उसमें 2 बातें स्पेशल बोली हुई है। एक तो 25-25 रुपए के इनकम 25-25 रुपए के आउटगोइंग बिल मेंटेन करो और 50-50 रुपए के इनकम इन बिल मेंटेन करो, और डॉक्टर्स के केस में डेली केस रजिस्टर मेंटेन करो, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करो। खैर, उसके बाद हम लोग ने किया बिजनेस के केस में या अदर प्रोफेशन के केस में पिछले 3 साल में एक भी साल या तो आपका टर्नओवर 10 लाख को एक्सीड कर दिया या फिर आपकी इनकम 1,20,000 को एक्सीड कर दी, 3 साल में एक भी साल, देन यू नीड टू मेंटेन अकाउंट्स टू इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम। इसमें भी इंडिविजुअल HUF के लिए अलग नियम है। इंडिविजुअल HUF नियम ये है कि पिछले 3 साल में एक भी साल यदि आपका टर्नओवर 25 लाख को एक्सीड कर दिया या 3 साल में एक भी साल आपकी इनकम 2.5 लाख को एक्सीड कर गई, तो भैया जी आपको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट्स टू इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम। लेकिन यदि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अदर केस, तो डू नॉट मेंटेन अकाउंट्स। 44AA को वायलेट करने पे 25,000 की पेनल्टी है। 44AB, यदि आप बिजनेस करते हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और यदि आप प्रोफेशन करते हो और आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको अपना अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ेगी और 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइलिंग डेट होती है 31 अक्टूबर, उससे 1 महीने पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, यानी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की टाइम लिमिट है 30 सितंबर। यदि आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो आपको ऊपर एक पेनल्टी लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। इस रिगार्ड में इन दिनों में एक अमेंडमेंट आया कि यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक भी है तब भी आपको CA की ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोवाइडेड आपकी टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश पेमेंट ना हो, टोटल रिसीट का 5% से ज्यादा कैश रिसीट ना हो और टोटल पेमेंट का 5% से ज्यादा कैश पेमेंट ना हो। दोनों रिसीट एंड पेमेंट बोथ मस्ट बी विद इन 5% रेंज। तो आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक है तब भी CA रिपोर्ट नहीं लगेगी, लेकिन 10 करोड़ के बाद है तो ऑब्वियसली CA रिपोर्ट लगेगी। 44AB के बाद हमने किया 44AD, प्रिजम्पटिव इनकम। आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस, और यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर अंदर है तो हम आपकी इनकम प्रिज्यूम कर लेंगे आपके टर्नओवर का 8%, और यदि वो टर्नओवर का कलेक्शन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ECS से हो गया टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो उस कलेक्शन तक उतने टर्नओवर तक प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी 6%। लेकिन इनके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। यदि आप प्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग, गुड्स कैरिज में इंगेज हो उनके लिए अलग सेक्शंस है, आप प्रोफेशन में हो तो उनके लिए अलग सेक्शंस है, और यदि आप एजेंसी का काम करते हो इसलिए अलग सेक्शंस है। आप 10AA, ATIA, ATIB, ITIC, ATID इन सब का डिडक्शंस क्लेम करते हो तो आपके लिए अलग सेक्शंस है।
यदि आप 44AD ऑप्ट करते हो, ये ऑप्शनल है, यदि आप ये ऑप्ट करते हो तो फिर आपको कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, सेट ऑफ अलाउड होगा, डिडक्शंस अलाउड होंगे, आपको कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, कोई ऑडिट नहीं करानी। लेकिन यदि आप 44AD ऑप्ट नहीं करते हो तो अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करानी पड़ेगी, मैंडेटरी। ठीक है, ऑप्शनल तो है लेकिन ऑप्शनल 5 साल वाला है, जैसे चुनाव होता है ना 5 साल वाला, वैसा है। एक बार आपने मना कर दिया तो 5 साल तक आप हाँ नहीं बोल सकते। एक बार आपने 44AD डिनाई कर दिया तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। 44AD जो ऑप्ट कर लेते हैं उनको एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट्स में नहीं देना, उनको एडवांस टैक्स 8 इंस्टॉलमेंट में देने से चलेगा 15 मार्च को। ठीक है, 44AD में कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर हम लोग आगे, अच्छा 44AD से जो आपने 8% 6% निकाला वो आपकी PGBP इनकम है, बात की इनकम नॉर्मल कंप्यूट होगी। फिर हमने किया 44ADA अडा। 44AD में हमने किया कि एप्लीकेबल टू ऑल SSC, एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एच 44AD एप्लीकेबल टू रेसिडेंट AD एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF, रेसिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। 44ADA एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। ठीक है, यदि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट फर्म है और आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में इंगेज्ड हो, आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख के अंदर अंदर है तो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानेंगे 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसीट। कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे, सेट ऑफ अलाउ करेंगे, डिडक्शंस अलाउ करेंगे। और ये ऑप्शनल है, आप ईयर टू ईयर ऑप्शन चेंज कर सकते हो, इस साल लिया अगले साल नहीं लिया, इस साल लिया अगले साल नहीं लिया, दैट यू कैन डू। यदि आप ये सेक्शंस ऑप्ट करते हो तो फिर आपको ऑडिट नहीं करानी, अकाउंट्स नहीं कराना, लेकिन नहीं करते हो तो ऑडिट मैंडेटरी, अकाउंट्स मैंडेटरी। मोटा मोटी था वही था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बोला। 44AE एप्लीकेबल टू ऑल, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कंपनी फर्म सब एप्लीकेबल टू ऑल। यदि आप प्लाइंग लीजिंग हायरिंग गुड्स टैरिफ के बिजनेस में हो और आपके पास 10 से बेसी व्हीकल नहीं थी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो फिर हम आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानेंगे 7,500 रुपया पर मंथ पर व्हीकल। लेकिन यदि वो व्हीकल हैवी वेट व्हीकल है, खाली गाड़ी का वजन 12 टन से ज़्यादा है, तो भैया जी फिर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी 1000 पर टन पर व्हीकल पर मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी टेकन एज फुल। जिस दिन आपने एसेट खरीदा उसी दिन से मीटर चालू हो जाएगा, भले आपने उसे पुट यूज कभी भी किया हो। हायर परचेज वर्क को भी जिस दिन आपने एसेट परचेज की, मतलब हायर परचेज में पहला डाउन पेमेंट किया, वहीं से आपका मीटर चालू हो जाएगा। कोई एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा, सेटअप अलाउड होगा, डिडक्शंस अलाउड होगा। ये आपकी बिजनेस इनकम है, आपको अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, ऑडिट नहीं करानी। लेकिन यदि आपने ये सब फॉलो नहीं किया तो फिर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करानी पड़ेगी। 44AE में एक खास बात है कि इसमें आपको सेक्शन 40B अलाउड होता है। 40B मतलब इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, ये अलाउड होता है इसमें 44AE में। फिर हमने किया 44 खत्म, सारे सेक्शंस खत्म। हाँ अच्छा 35AD एक रह गया भैया, वो भी देख लो। 35AD एक सेक्शन है जिसमें 35AD में हमने किया कि कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, उन बिजनेसेस में आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो वो 100% अलाउड होगा। कौन कौन से वो स्पेसिफाइड बिजनेस है? तो भैया कोल्ड चेन फैसिलिटी, हाँ कोल्ड स्टोरेज जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, क्रॉस कंट्री पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एग्रो वेयर हाउस, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, बी कीपिंग, बी वही हनी वैक्स मेकिंग, और उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्लम डेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट, होटल प्रोजेक्ट, 2 स्टार से ऊपर का होटल प्रोजेक्ट, उसके बाद वो वेफर मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद अरे वो था ना स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड मिनरल्स, आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्लरी पाइपलाइन बैठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। ऐसे कुछ स्पेसिफाइड शुगर वेयर हाउस, ऐसे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस है जिनमें आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 100% अलाउड, एक्सक्लूडिंग लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, शेयर सिक्योरिटीज, ये अलाउड नहीं होंगे।
बात ये आपने जो भी खर्च किए सब 100% अलाउड होंगे। यदि आपके बिजनेस शुरू होने के पहले का खर्चा है तो वो भी एक्यूमुलेट होकर अलाउड हो जाएगा इन द ईयर व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस शुरू होने के पहले के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने बुक्स में कैपिटलाइज किया है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होंगे और इस साल 100% अलाउड हो जाएंगे। उसके बाद हमने इसमें किया कि एक बार आप इसका डिडक्शंस ले लिए, फिर 8 साल तक आप इस एसेट को किसी और पर्पज में यूज नहीं कर सकते। यदि आपने किया तो आपका पुराना डिडक्शंस माइनस डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन उतना रख के बाद ही आपका अमाउंट रिवर्ट हो जाएगा। इन एसेट्स को आप बेच नहीं सकते। यदि आपने बेचा तो जितना भी आपको सेल कंसिडरेशन मिला वो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। जितना भी सेल कंसिडरेशन मिला सबका सब पीजीबीपी इनकम माना जाएगा। इन बिजनेस से कोई भी लॉस हुआ तो सिर्फ इसी तरह की बिजनेस इनकम के साथ सेटअप होगा, और इन बिजनेस में कोई लॉस हुआ जो सेट ऑफ नहीं हो पाया तो वो इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। 35 AD पेज सम अभी अपने कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन बात ही 35 AD इतना सही था। ठीक है। और कोई सेक्शन दिमाग में आया जो छूट गया? चलो फाइन। तो हमने लाइन से सेक्शंस वाइज भी पूरा रिकैप कर लिया, कंपटीशन नोट भी रिकैप कर लिया। जो एक चीज़ नहीं कर पाए वो सम का रिकैप नहीं कर पाए, तो भैया सम में करो तो जाने ले रहा है वो सारे सम देख लेना। ठीक।